Hello everyone. Today, continuing with our topic of spontaneity, that we have discussed in last lecture, that the reaction which is to be spontaneous, the energy should be minimum, energy वहाँ पे रिलीज़ होनी चाहिए. बट हमने इसका ड्रॉबैक भी पढ़ा था कि बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस हैं जो कि एंडोथर्मिक हैं, बट स्टिल दैट प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस. ठीक है बच्चे. अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक वही वाला फैक्टर नहीं है जो कि इसको एक्सप्लेन करेगा स्पॉन्टेनिटी को. हमारे पास और फैक्टर भी हैं, एंड द सेकंड फैक्टर इज़ द रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम. और रैंडमनेस या डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? रैंडमनेस का मतलब होता है बच्चे फ्री मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल. जितना मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकता है उसकी रैंडमनेस उतनी ज़्यादा होती है, उसका डिसऑर्डर उतना ज़्यादा होता है, और रिएक्शन उतनी ज़्यादा ही क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है. अब जैसे आपको पता है सॉलिड है, सॉलिड में पार्टिकल्स आपके पास क्या होता है, बिल्कुल पास पास होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं. लिक्विड में थोड़े से मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, गैसेस में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, तो उनमें रैंडमनेस ज़्यादा होती है, मूवमेंट ज़्यादा होता है, डिसऑर्डर ज़्यादा होता है. जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होता है उतनी ज़्यादा रैंडमनेस होती है, उतनी प्रोसेस क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास स्पॉन्टेनिटी इंक्रीज होगी तो जो रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, स्पॉन्टेनियस हो जाती है. ठीक है. जैसे आपके पास सॉलिड है, वाटर आपके पास सॉलिड स्टेट में, आइस फॉर्म है उसकी, आप वो लिक्विड में चेंज करेंगे. नो डाउट यहाँ पे एनर्जी अगेन एब्जॉर्ब होगी, बट स्टिल यहाँ पे आप देखो ये सॉलिड है, यहाँ पे लिक्विड है. ठीक है. यहाँ पे उसकी रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है सॉलिड में पार्टिकल बिल्कुल पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर है, गैसियस में और भी दूर दूर है, तो लिक्विड में रैंडमनेस ज़्यादा है. सो दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. एनर्जी चाहिए एब्जॉर्ब कराए, स्टिल दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. ठीक है. तो आपके पास ये है, दो फैक्टर्स हैं अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए. एनर्जी शुड बी डिक्रीज एंड रैंडमनेस शुड बी इंक्रीज. एनर्जी कम होनी चाहिए, रैंडमनेस ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है. ये मेन दो फैक्टर्स हैं, बट स्टिल बच्चे आपके पास कोई फैक्टर ऐसा होगा जहाँ पे एनर्जी बढ़ रही है, रैंडमनेस कम हो रही है, किसी में रैंडमनेस ज़्यादा हो रही है, एनर्जी कम हो रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी? तो उसके लिए आपके पास कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. ये दोनों फैक्टर्स बच्चे एक दूसरे को अपोज भी कर सकते हैं, ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के फेवर में भी हो सकते हैं. तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन कि अगर ये दोनों फेवरेबल होंगे या दोनों एक फेवर में है, एक अपोज में है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी. लेट अस चेक दिस. तो फेवरेबल कंडीशंस क्या है कि फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस की एनर्जी शुड बी डिक्रीज एंड रैंडमनेस शुड बी इंक्रीज. ठीक है. तो फर्स्ट हम फैक्टर ले लें. ठीक है. फर्स्ट फैक्टर हम ले लें. आपके पास क्या है, ई भी फेवर कर रहा है, मतलब एनर्जी कम हो रही है, रैंडमनेस भी फेवर कर रहा है, मतलब आपके पास रैंडमनेस मैक्सिमम हो रही है. तो रिएक्शन कैसी होगी? तो बच्चे जो रिएक्शन है इस केस में जो ड्राइविंग फोर्स है, दिस फॉर द ड्राइविंग फोर्स आपके पास यहाँ पे क्या होगी, लार्ज होगी. ड्राइविंग फोर्स लार्ज हो जाएगी और जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, फिजिबल हो जाएगी. दिस फॉर द ड्राइविंग फोर्स. अगर दोनों फैक्टर फेवर में हैं तो जो रिएक्शन है वो आपकी हमेशा क्या होती है, वो फिजिबल होती है. अब सेकंड फैक्टर हम ले लें कि आपके पास ई तो जो है वो फेवर कर रहा है, ई जो है वो फेवर कर रहा है, बट जो आर है वो अपोज कर रहा है. ई फेवर में है बट आर अपोज में कर रहा है, तो अब फिर क्या होगा? अब जब ई फेवर में है, आर अपोज में है, बच्चे आपके पास इसमें दो कंडीशंस हैं कि अगर ई फेवरेबल है तो अगर ई का फैक्टर आर से बड़ा है, फिर फेवरेबल फैक्टर जो है, ई फेवरेबल का मतलब है एनर्जी तो है वो डिक्रीज हो रही है,
आर अपोज का मतलब है कि जो रैंडमनेस है वो भी डिक्रीज हो रही है, बट जब हमने पढ़ा है कि रैंडमनेस इंक्रीज होनी चाहिए, बट यहाँ पे अपोज हो रहा है। तो रिएक्शन फिजिबल कब होगी? अगर आपके पास फेवरेबल फैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो अपोजिंग फैक्टर से बड़ा होगा, मतलब एनर्जी वाला फैक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड जब वो आर वाले फैक्टर से, रैंडमनेस फैक्टर से ज़्यादा होगा, तो ये फिजिबल होगी, तो रिएक्शन विल बी फिजिबल। फिजिबल पर कब होगी? जब ई की वैल्यू जो है वो आर से ग्रेटर होगी। बट अगर आपके पास इसकी सेकंड कंडीशन ले लें, हम उल्टा ले लें कि अगर सपोज इसमें रैंडमनेस फैक्टर बड़ा हो गया एनर्जी वाले से, बट रैंडमनेस फैक्टर तो अपोज कर रहा है, वो वाला फैक्टर बड़ा हो गया फेवरेबल वाले से, तो जो बच्ची रिएक्शन है वो फिजिबल नहीं होगी। ठीक है, रिएक्शन विल नॉट बी फिजिबल। ठीक है, आपके पास ई फेवर कर रहा है, आर अपोज कर रहा है, बट आर की फैक्टर अगर बड़ा है तो जो रिएक्शन है वो क्या होगी? दैट विल बी नॉट फिजिबल। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चे, उसके बाद और आपके पास क्या है, और भी अभी कंडीशंस हैं। नेक्स्ट हम कंडीशंस ले लें आपके पास कि उल्टा ले लें इसको, थर्ड फैक्टर हम ले लें। अगर ई जो है वो अपोज कर रहा है, आर जो है वो आपके पास फेवर में है, अगर हम ले लें कि ई की वैल्यू फिर आर से बड़ी है, अब आपके पास क्या है, ई अपोज कर रहा है मतलब एनर्जी जो है आपके पास वो इंक्रीज हो रही है, आर फेवर कर रहा है मतलब आपके पास रैंडमनेस क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो अगर अपोजिंग फैक्टर अब बड़ा है आपके पास फेवरेबल फैक्टर से, तो आपके पास रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, नॉट फिजिबल। बट अगर हम उल्टा ले लें यहाँ पे, द रैंडमनेस फैक्टर इज ग्रेटर देन दिस, क्योंकि वो फेवरेबल फैक्टर है, तो रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस। आप ये भी कह सकते हो, देखो दोनों फैक्टर दोनों फेवर में हो सकते हैं। ठीक है, दोनों फैक्टर फेवर में हो सकते हैं, दोनों फैक्टर जो है वो फेवरेबल नहीं हो सकते हैं। अगर दोनों फैक्टर फेवरेबल नहीं है तो ऑटोमेटिकली जो रिएक्शन है वो कभी भी फिजिबल नहीं होगी, अगर दोनों ही फैक्टर अपोज करें। ठीक है, बट थर्ड फैक्टर कंडीशन आपके पास क्या होती है कि अगर एक फेवर में है एक अपोज में है, तो जो फेवरेबल फैक्टर है दैट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो दूसरे वाले फैक्टर से बड़ा होना चाहिए, तभी ही आपके पास रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर वो मैग्नीट्यूड उसका बड़ा नहीं होगा तो जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। जैसे फर्स्ट मैंने आपको एग्जांपल जो दिख रही है, अपोज फैक्टर है वो ई है, वो उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है आर से, वो अपोजिंग फैक्टर है वो अगर बड़ा है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, अगर फेवरेबल फैक्टर है तो रिएक्शन क्या होगी? वो स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है बच्चे, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज द एंट्रोपी डिनोटेड बाय एस। सो व्हाट इज एंट्रोपी? देखो हमें पता है कि मैंने आपको अभी बताया कि रैंडमनेस फ्री हो, रैंडमनेस ज़्यादा हो, बॉडी फ्रीली मूव करे। ठीक है, दैट रैंडमनेस बड़ी होनी चाहिए, फ्रीली बॉडी मूव करनी चाहिए। तो रैंडमनेस को मेजर करना, कितनी रैंडमनेस बड़ी है, कितना डिसऑर्डर बड़ा है, दैट इज़ कॉल्ड एंट्रोपी। So entropy is the property of the system which measure the degree of, entropy is the property of the system which measure the degree of disorder or randomness। ठीक है, सो ये सिस्टम की वो प्रॉपर्टी है जो मेजर करती है कि कितनी सिस्टम में रैंडमनेस बढ़ी है, कितना सिस्टम में डिसऑर्डर बढ़ा है, एंड दैट इज़ कॉल्ड द इंट्रॉपी। ठीक है बच्चे, एंड चेंज इन इंट्रॉपी जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जैसे हम बाकी चीज़ें पढ़ते आए हैं, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होती है, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट होती है। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल स्टेट होती है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होती है। और आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि द एंट्रोपी इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल ओवर T।
it is equal to the it is equal to the amount of heat absorbed isothermally and reversibly divided by absolute temperature at which heat is absorbed. डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू ओवर टी. क्यू यहाँ पे क्या है? क्यू आपके पास बच्चे हीट है. क्यू यहाँ पे जब आपके पास सिस्टम कोई बच्चे हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, रिवर्सिबली ये सिस्टम है और आइसोथर्मल सिस्टम है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो डिवाइडेड बाय टेम्परेचर देन इट इज़ कॉल्ड इंट्रोपी. ठीक है, सो इट इज़ अ इंट्रोपी चेंज and the amount of heat is absorbed isothermally or reversibly divided by absolute temperature at which heat is absorbed. अब क्यों यूनिट क्या होती है? हीट की जाउल होती है, टेम्परेचर की केल्विन होती है. तो इसकी यूनिट आप कह सकते हो दिस इज जाउल पर केल्विन. इस यूनिट्स आर जाउल पर केल्विन. ठीक है, तो मेन है अब न्यूमेरिकल पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा फैक्टर पूछा गया है, कौन सा फार्मूला आप अप्लाई करोगे कि हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है डिवाइडेड बाय टेम्परेचर के फाइनल और इनिशियल सिस्टम, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, हाँ जी.